नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। यह मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। संसद के 7वें दिन दोनों सदनों में पेगासस और किसान आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र में फोन टेपिंग का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार पेगासस मामले को लेकर सरकार से जांच की मांग कर रहा है। पेगासस मामले को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने सदन में पेगासस और किसान का मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। खड़गे ने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फोन टैपिंग का मामले की जांच की जाए। करनाल में कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने फोन टैपिंग मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कुलदीप ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार फोन टैपिंग पर जवाब तक देने को राजी नहीं है। सरकार के मंत्री ये तक नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने पेगासस खरीदा है या नहीं। शर्मा ने कहा कि सरकार के किसी भी मंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,689 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 415 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,14,40,951 हो गई है। इस महामारी से अब तक 4,21,382 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 44 करोड़ के पार पहुंच गया है। कल वैक्सीन के 57 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना से 32 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसी के साथ 711 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 1 के सरकारी कॉलेज में पहुंचकर पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के समय कई जगह ऑक्सीजन की कमी आई। इसका एक कारण पेड़ की कमी भी रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया गया है। पंचकुला में भी 100 एकड़ के ऑक्सी वन में ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी है। वहीं अब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के नेता भी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। पंजाब के धुरी से विधायक दलबीर सिंह गोल्डी अपनी पत्नी के साथ शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करते हुए किसानों का समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने किसानों के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस मौके पर विधायक दलबीर सिंह गोल्डी ने कहा कि आज हमारी चुनी हुई संसद में हंगामा हो रहा है, जबकि किसानों की संसद अच्छे से चल रही है। बीजेपी ऐसी इकलौती पार्टी है जो कृषि कानूनों के पक्ष में है, जबकि बाकी सभी पार्टियां इन कानूनों के विरोध में हैं। झज्जर के बाजारों में कोरोना काल को अनदेखा करते हुए लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। बिना मास्क लोग तीसरी लहर को चुनौती दे रहे हैं।
हालांकि दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर की चर्चाएं लगातार हो रही हैं, जिसे लोग अनदेखा कर रहे हैं। दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के प्रधान ने बताया कि आदेशों का पालन करना चाहिए। साथ ही दुकानदारों से भी आशा करते हैं कि जो भी ग्राहक आए उन्हें 2 फुट की दूरी पर रखें, क्योंकि तीसरी लहर के चलते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हरियाणा में फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला खेल अधिकारियों से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने के अधिकार वापस ले लिए हैं। खेल निदेशक पंकज नैन ने सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब जिला खेल अधिकारी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेंगे। इससे पहले सी और डी स्तर के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जिला खेल अधिकारी ही जारी करते थे। अब ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को ही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने का अधिकार होगा। हिसार एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया गया है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण करने को लेकर विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया है। कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट का नामकरण करने को लेकर 3 नामों का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में एक नाम महाराजा अग्रसेन का था। पूरे विश्व में अग्रवाल समुदाय के लोग महाराजा अग्रसेन को अपना इष्ट देव मानते हैं। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रखे जाने से देश के करोड़ों अग्रवाल समाज के लोगों को खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़ी परियोजनाओं का नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाने से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने किसानों के समर्थन में उतरते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि आज देश में किसानों का हाल बुरा है। ओपी चौटाला ने कहा कि किसानों के पास ना तो बीज खरीदने के पैसे हैं और ना ही किसानों को फसल की लागत मिल पाती है। चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में आज हर वर्ग एक हो चुका है। गोहाना के बनवसा गांव के रहने वाले पहलवान जयदीप नरवाल ने हंगरी में सब जूनियर कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों और बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने पदक विजेता पहलवान का जोरदार स्वागत किया। हंगरी में 19 से 25 जुलाई को हुई सब जूनियर कैडेट वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में जयदीप नरवाल ने 73 किलो भार में उर्मानिया के पहलवान को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। जयदीप ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच व माता पिता को दिया। आंदोलनकारी किसान नेता रल्दू मानसा को खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे गुरबंत सिंह पन्नू पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है। दरअसल पहले उन्हें 15 दिन के लिए संयुक्त मोर्चा ने सस्पेंड किया था। अब उनके समर्थकों पर पन्नू समर्थकों ने हमला कर दिया है। इस हमले में एक किसान को गंभीर चोट आई है, जबकि एक किसान के हाथ पर चोट आई है। बताया जा रहा है कि देर रात कुछ हमलावर मानसा के कैंप में पहुंचे, जिसके बाद उनकी तलाश की गई है, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उनके कैंप में ठहरे किसानों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। सोनीपत के गांव शहजादपुर में प्रदेश सरकार की तरफ से पानी बचाने की मुहिम अब बड़ी योजना बनकर उभरने लगी है। जहां किसान धान और ज्यादा पानी डालने वाली फसल छोड़कर बागवानी की फसल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों का कम खर्चा होता है और ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। सरकार भी किसानों को सब्सिडी देकर सहयोग कर रही है। किसानों ने बताया कि वो अपनी जमीन पर अमरूद की खेती लगाकर लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। जहां बागवानी में पानी की बचत हो रही है, वहीं किसान हजारों का मुनाफा कमा रहा है। कैथल में मंगलवार को आईसीडीएस सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे सुपरवाइजरों ने आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा सुपरवाइजर के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में रोष मार्च निकाला और प्रशासन विरोधी नारे लगाए।
सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं ने बताया कि जब भी आंगनवाड़ी वर्कर का कोई धरना प्रदर्शन होता है तो अधिकारी सुपरवाइजरों को मामला सुलझाने के लिए भेजते हैं। समझाइश के दौरान वर्करों ने सुपरवाइजर के साथ बदसलूकी और हाथापाई की। यमुनानगर में छत से लावारिस हालत में नवजात के मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की ने घर के बाथरूम में अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद नवजात को पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। बारिश में कई देर तक नवजात भीगता रहा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मालिक छत पर पहुंचा तो बच्चे को देखा। नाजुक हालत देखते हुए नवजात को पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं प्रसव के बाद जच्चा की हालत भी खराब हो गई है। जानकारी मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। गोहाना के सरगथल गांव में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक युवक गैस सिलेंडरों की डिलीवरी का काम करता था और किसी बात पर दूसरी बस्ती के युवकों से कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते आरोपियों ने पहले चाकू से वार किया, फिर सिर में चोट भी मारी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। झज्जर के तालाब गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जहर निगल लिया, जिसके बाद चारों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब गांव के रहने वाले दीपक और उसकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी, जिसके चलते उसने पत्नी और बच्चों के साथ जहर निगल लिया। दीपक की पत्नी निजी अस्पताल में काम करती थी। मृतक दीपक के बड़े भाई अश्विनी ने बताया कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और उसके बाद ही ये कदम उठाया गया। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गोहाना जींद रोड पर अज्ञात वाहन ने खेतों से काम कर घर लौट रहे 52 वर्षीय किसान के पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान किसान की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। पिहोवा के मलिकापुरा गांव के पास भिवानी डिपो की सरकारी बस पलट गई। हादसे में 15 से 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे में घायल लोगों का कहना है कि सामने ट्रक आने की वजह से बस के ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन बस ज्यादा तेज गति में होने के चलते ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क से नीचे जाकर बस पलट गई। फतेहाबाद के बीघड़ रोड इलाके में एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर से खंभे पर लगे ट्रांसफार्मर और दूसरे उपकरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में किसी के जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिजली कर्मचारी का कहना है कि लाइन को दुरुस्त करने में जो भी एस्टीमेट तैयार होगा वो कार चालक से वसूला जाएगा। पानीपत के अमर भवन चौक स्थित राजपुताना बाजार में मंगलवार को हैंडलूम की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हैंडलूम की दुकान से धुआं उठता हुआ देख दुकानदारों ने इसकी सूचना पानीपत पुलिस प्रशासन एवं दमकल विभाग को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाजार को खाली कराया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाजार के प्रधान अशोक सलूजा ने बताया कि अगर दमकल विभाग की गाड़ियों को थोड़ी देर लग जाती तो यहां बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। रेवाड़ी के औद्योगिक नगरी धारूहेड़ा के घरों में राजस्थान का दूषित पानी घुसने से स्थानीय लोगों में रोष है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के घरों में दूषित पानी घुसने से गुस्साए कॉलोनी वासियों ने रोड जाम कर दिया। दूषित पानी को रोकने के लिए लोगों ने सड़क पर कच्ची दीवार भी बना दी। आमजन के साथ कई नगर पार्षद भी इस रोष में शामिल हुए, जिसके बाद हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुस्साए कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों का भी घेराव किया। लोगों ने बताया कि पिछले काफी समय से धारूहेड़ा में राजस्थान के दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार मिले आश्वासन के बाद भी उनको इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सिरसा के डब्बाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि खाजाखेड़ा की रहने वाली महिला का करीब 6 महीने पहले रसौली का ऑपरेशन हुआ था।
लेकिन कुछ दिनों बाद से ही महिला को दिक्कत होने लगी। परेशानी को लेकर महिला के परिजन डॉक्टर से बार बार मिल रहे थे, लेकिन किसी तरह का संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना देकर डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग अगर थोड़े से सतर्क नहीं हुए तो ये लहर आम आदमी को अपने आगोश में ले लेगी, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। सोनीपत की तो सब्जी मंडी में नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में ना तो 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ है। नागरिक अस्पताल में 1 सप्ताह में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। मशीनें नागरिक अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्हें इंस्टॉल कर दिया गया है। मशीनें इंस्टॉल करने के बाद प्लांट 1 दिन के लिए ट्रायल पर रखा जाएगा। ट्रायल में ऑक्सीजन के मापदंड पूरे होने के बाद मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में अधिकतम 1 सप्ताह का समय लगेगा। गौरतलब है कि सिरसा के नागरिक अस्पताल में 130 बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्लांट 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। सिरसा में ड्यूटी के दौरान आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के करीब 25 जवानों के बीमार होने की सूचना मिली है। फोर्स के जवान पिछले कई दिनों से प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए तैनात किए गए थे। ये सिरसा की पुलिस लाइन में रह रहे थे। बीमार जवानों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उपचार के बाद जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में पुलिस लाइन से पानी के सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोमवार को आदर्श नगर यूपीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि हर रोज सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाए। वहीं वैक्सीनेशन कैंप जाकर लोगों को जागरूक किया। वहीं मूलचंद शर्मा ने लोगों से भी अपील की है। उन्होंने कहा, बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं, तभी बीमारी का खात्मा होगा। करनाल में प्रशासन ने कोविड वैक्सीन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गली गली में जाएगा और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगा। बहुत से लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज अभी तक नहीं लगवाई है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वैक्सीन जागरूकता वाहन चलाया गया। इस मौके पर करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में तीसरी लहर में कोरोना से बचना है तो वैक्सीन हर किसी को लगानी होगी। सोमवार को सांसद नायब सैनी कुरुक्षेत्र में गीता कुंज आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी मुक्तानंद के मौन व्रत महायज्ञ समारोह में हिस्सा लिया। यह समारोह विश्व शांति के लिए किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर सांसद ने पत्रकारों से वार्ता भी की और कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्र के तीर्थों के विकास के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सांसद ने बताया कि सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत श्री कृष्णा सर्किट योजना शुरू की गई है, जिसके लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। जानकारी देने की स्वामी मुक्तानंद हर साल विश्व शांति के लिए 4 माह का मौन व्रत रखते हैं। इस अवसर पर प्रतिदिन महायज्ञ आयोजित किया जाता है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पानीपत में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश कई दशक पीछे चला गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2013-14 में विकास के अनेकों पैमाने पर नंबर 1 हरियाणा अब नीति आयोग के एसडीजी 2021 में शिक्षा, औद्योगिक, आर्थिक वृद्धि में पिछड़कर देश में 14वें स्थान पर है और अपराध, बेरोजगारी में टॉप 3 में पहुंच गया है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को जो भी बात सुननी हो वो नहीं सुन रही है और जो बात नहीं सुननी चाहिए वो सुनने में पूरा समय लगा रही है। सोमवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी और अन्य नेताओं का काफिला पिहोबा के अंबाला हिसार रोड स्थित भारत विकास परिषद भवन पहुंचा, जहां उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसान यूनियन के मान और चड़ूनी ग्रुप पिछले कई दिनों से आमने सामने हैं। इसी बीच सोमवार को अंबाला में सिख
समुदाय के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर गुनी प्रकाश और प्रवीण मथाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ दिन पहले ही मान ग्रुप के किसान नेता गुनी प्रकाश ने उनके किसान नेता भूपेंद्र मान के खिलाफ बोलने को लेकर गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया था। सत्ता पक्ष के खिलाफ किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर ने किसानों पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने उनकी पिटाई की, कपड़े फाड़े और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। झज्जर लघु सचिवालय के बाहर मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी के जरिए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वर्करों ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स को कम से कम 24,000 वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्कर के साथ भेदभाव न किया जाए, सभी वर्कर्स को वर्दी भत्ता के लिए 1200 रुपए दिए जाएं, साथ ही 2019 से लेकर 2021 तक की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। केएमपी एक्सप्रेस वे के निर्माण पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। भारी भरकम राशि खर्च कर तैयार किए गए इस एक्सप्रेस वे पर रात होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे यहां हादसे होने का डर बनता रहता है। वाहनों के फर्राटे भरने के लिए बनाए गए एक्सप्रेस वे रात को सफर करते हुए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेस वे पर अब तक ना तो कोई स्ट्रीट लाइटों के लिए बिजली का कनेक्शन मिला है और ना ही सोलर प्लांट शुरू हुआ है। केएमपी पर यात्रा करने के लिए लोगों को भारी भरकम टोल देना पड़ता है। उसके बावजूद एक्सप्रेस वे पर अंधेरे का सफर लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। टोल देने के बाद भी लोग इस मार्ग पर डरते हुए यात्रा करने को मजबूर हैं। महम के भैणी चंद्रपाल गांव में बिजली मीटर के बाहर लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि जो मीटर बाहर लगाए गए हैं वो बिना बल्ब जलाए भी बहुत ज्यादा रीडिंग दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली कर्मियों को गांव में घुसने का भी विरोध किया। कैथल के गांव दुमाड़ा में ग्रामीणों ने सरकारी मिडिल स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और स्कूल के गेट को ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही छात्रों को पढ़ाई का बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जब स्कूल खुले हैं तो तबादला नीति के तहत टीचरों के तबादले हो गए हैं। अब स्कूल में पढ़ाने वाला कोई भी टीचर नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल में जल्द अध्यापक की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से शुरू करवाया जा सके। पानीपत के गड़ी बेसिक गांव में बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया है, जिससे बारिश का पानी जमा होने की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बारिश के पानी से कब्रिस्तान के मुर्दे तक डूब गए। लेकिन इस समस्या का कोई मंत्री या प्रशासन का कोई अधिकारी हल नहीं करता है। लोगों ने बताया कि सारे मंत्री चुनाव से पहले समस्या हल करने का आश्वासन दिलाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करते। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन नेकी कर गोली खा, ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ से देखने को मिला है। असल में 2 दिन पहले 2 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, जिसका बीच बचाव एक युवक ने करवा दिया। लेकिन इसी बात की रंजिश रखते हुए 3 सगे भाइयों ने युवक पर धावा बोला और उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। गनीमत रही कि वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी ने हड़बड़ाहट में अपने ही पैर पर गोली मार ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।